हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम करने वाले हैं प्री सिक्योर और आज डेट है 1 अप्रैल 2025। तो हम लोग प्री सिक्योर में क्या करते हैं, 5 एमसीक्यू करते हैं, 5 करंट अफेयर्स वाले एमसीक्यू करते हैं जो डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स के अंदर काम आएंगे। अप्रैल वाले जो करंट अफेयर्स होंगे उनका तो एमसीक्यू हम लोग करेंगे ही करेंगे। मार्च में हम लोगों ने प्री सिक्योर नहीं किया था, तो मार्च के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो डायरेक्टली हम प्री सिक्योर में करेंगे। तो मार्च वाले टॉपिक्स और अप्रैल वाले टॉपिक्स हम पूरे अप्रैल में ख़त्म करेंगे। आप एकदम से सारे प्री सिक्योर देखते जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के 5 टॉपिक कौन कौन से हैं। शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये न्यूज़ में हमेशा रहता है बट वैसे भी आपको पॉलिटिकली रिवाइज करना होता है। सेकंड है रिपोर्ट्स पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या क्या रिपोर्ट्स पब्लिश करता है एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बेलम डिक्लेरेशन क्या है, क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन क्या है, मनामा डिक्लेरेशन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक आधा जरूर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो, एपीएससी का प्रीलिम्स हो। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोविजन। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, अब ये इधर शेड्यूल है इधर प्रोविजन है, मैच करना है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है बताइए। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, ये दिया हुआ है क्या? नहीं। म्यूनिसिपैलिटीज वाला जो पावर है वो तो बाद में ऐड किया गया, उसके लिए तो आपका सबसे लास्ट शेड्यूल आता है 12th शेड्यूल। तो डी का जो आंसर होगा, डी का सीधे सीधे क्या हो जाएगा 1। तो आप ए ऑप्शन रख सकते हो या सी। बी और डी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। फिर आप 7th शेड्यूल के बारे में पढ़ो। 7th शेड्यूल क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट थ्रू यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये 7th शेड्यूल में आता है। बी का जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा। बी का आंसर 3 आपको ए में मिलेगा। ए का आंसर 2 दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा, नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सही बात है। और सीधे सीधे सी में 10th शेड्यूल में आपको क्या मिलेगा, प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। इसमें जो आंसर बनेगा वो सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। सारे शेड्यूल आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपको शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर इज ए। चारों शेड्यूल के बारे में आपको बता दिया गया। ये रहे शेड्यूल 1 से लेके शेड्यूल 12। शेड्यूल 1 में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम एंड देयर बाउंड्री। शेड्यूल 2 में स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, ये सब पूछा जाता है। शेड्यूल 3 में ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। शेड्यूल 4 में राज्यसभा एमपी काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बारे में पूछा जाता है। शेड्यूल 6 आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज हो गए जिनको शेड्यूल 6 में रखा गया है, आसाम को, मेघालय को, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 जो अपने स्टेट्स हैं। शेड्यूल 7 में पावर डिवीजन होता है यूनियन और स्टेट के बीच में। 8 ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। शेड्यूल 9 बताता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन के बारे में। शेड्यूल 10 एमपीज का डिस्क्वालिफिकेशन। शेड्यूल 11 पंचायत का रिस्पॉन्सिबिलिटी और 12 म्यूनिसिपैलिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर को बताता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज आर पब्लिश बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इनमें से कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है और कौन सा रिपोर्ट पब्लिश नहीं करता है। एक एक करते पढ़ते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देखो अब ये पता है तो पता है, नहीं पता है तो एग्जाम में छोड़ना ही होता है। इस पे आप तुक्का मार के गेस वर्क करके नहीं आ सकते हो। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक नहीं पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट यूएनडीपी पब्लिश करता है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है। रेमिटेंसेज एंड माइग्रेशन रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट वर्ल्ड बैंक। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंटल रिपोर्ट, इसमें सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला वर्ल्ड बैंक पब्लिश नहीं करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसको एलिमिनेट कर दीजिए तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, सेकंड का ए आंसर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि सेकंड वाला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी पब्लिश करता है। बाकी सारे रिपोर्ट जो है ये वाले ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग वगैरह की बात की जाती है। पॉवर्टी में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी की बात होगी। इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में आगे का फोरकास्ट, फ्यूचर में इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे रहने वाली है। रेमिटेंसेस मतलब किस कंट्री को कितना पैसा मिला, कहाँ से कितना माइग्रेशन हुआ।
और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में वही इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की बातें की जाती हैं। बेलम डिक्लेरेशन क्या है? व्हाट इज बेलम डिक्लेरेशन? बेलम डिक्लेरेशन ऐसे लग रहा है जैसे मूवी का कोई चल्लम सर करके कोई ऐसा सीन है, वैसे ही बेलम डिक्लेरेशन लग रहा है। बट बेलम डिक्लेरेशन आपको, बेलम जो प्लेस है वो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। बेलम डिक्लेरेशन वाज इशूड ड्यूरिंग द अमेजन समिट इन्वॉल्विंग लीडर्स फ्रॉम अमेजोनियन कंट्रीज। हाँ ठीक बात है, साउथ अमेरिका में क्या है? अमेजोनियन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अमेजोनियन कंट्रीज हैं। इट कॉल्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनस पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आसपास जो इंडिजिनस रहने वाले लोग हैं वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, इसके बारे में बेलम डिक्लेरेशन ने बात किया। फर्स्ट एंड सेकंड वेरी करेक्ट। डिक्लेरेशन लीगली बाइंड्स अमेजोनिया नेशंस टू हॉल्ट ऑल डिफॉरेस्टेशन ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज बाई 2030। तो ऐसा उन्होंने कोई डिफॉरेस्टेशन रिलेटेड बाइंडिंग एक्टिविटीज नहीं किया, बट सस्टेनेबल एक्टिविटीज के बारे में बात करी। तो थर्ड गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। फिर से आंसर आपको क्या मिला? ए मिला। लीडर्स फ्रॉम 8 अमेजोनियन कंट्रीज। अब अमेजोनियन कंट्रीज कौन है प्रीलिम्स में, ये भी आ सकता है ना, हो सकता है आप बेलम डिक्लेरेशन पढ़ के जाओ और एग्जाम में आपको अमेजोनियन कंट्रीज के बारे में पूछते, तो बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडर, गुआना, पेरू, सूरिनाम एंड वेनेजुएला। वर्ल्ड मैप और सारी कंट्रीज तो आपके एकदम टिप पे होनी चाहिए। अभी भी 2 महीने हैं एग्जाम में, 2 महीने से थोड़ा टाइम कम हो रहा है धीरे धीरे, और आप आराम से फोकस कर सकते हो सो दैट कि आप ये सारे कंट्रीज वगैरह के नाम क्या कर पाओ, याद कर पाओ। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बेलम डिक्लेरेशन वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग अमेजन समिट। स्टेटमेंट 2 is correct. Statement 3 is incorrect. The declaration is not legally binding and does not impose a strict ban. बेलम कहाँ पे है? यहाँ पे आपका ब्राजील में पड़ेगा बेलम डिक्लेरेशन, है ना। और मेंबर कंट्रीज ऑफ अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? बोलीविया, ब्राजील, ब्राजील तो होगा ही है, देखो ना, ब्राजील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज जो हैं, गुयाना या आसपास की कंट्रीज जो हैं, ये अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट है। एक्टो इज एन इंटर गवर्नमेंटल सोशियो इन्वायरमेंटल, सोशियो इकोनॉमिक नहीं है, सोशियो इन्वायरमेंटल ब्लॉक फॉर्म्ड बाय साइनिंग द अमेजन कोऑपरेशन। ये फॉरेस्ट को बचाना और इनके कोऑपरेशन से रिलेटेड साइन किया हो गया है। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन क्या? व्हाट इज क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन? क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन एम्स टू एस्टैब्लिश जीरो एमिशन मैरीटाइम रूट। मैरीटाइम मतलब समुद्र के अंदर वैसे रूट जो जीरो एमिशन करते हैं, है ना, उस पर ऐसा शिप्स चलाया जाए जो एमिशन नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन नहीं करते हैं, तो वैसे ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बनाना क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन में बोला गया था। एज पर द डिक्लेरेशन सिग्नेटरी कंट्रीज विल सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एटलीस्ट 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर बाय 2050। तो अभी टाइम है 25 ईयर्स, 25 ईयर्स में 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स बन जाएगा। इंडिया इज अ सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया सिग्नेटरी होता तो क्लाइड बैंक के बारे में आप पहले भी पढ़े होते। डिक्लेरेशन एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, बिल्कुल कार्बन एमिशन को ही तो रिड्यूस करना है, जो कि 3% ग्लोबल एमिशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है, तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? 3, है ना। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, और ये UNFCCC का जब समिट हो रहा था, ग्लासगो समिट, सॉरी COP26, हाँ ग्लासगो समिट, तब इसको लेके आया गया था और इंडिया ने इसका सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मनामा डिक्लेरेशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मनामा डिक्लेरेशन वाज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द 33rd अरब लीग समिट हेल्ड इन बहरीन। मनामा डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है 33rd अरब लीग समिट में, जो कि बहरीन में हेल्ड हुआ। डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। पैलेस्टीनियन टेरिटरी में पीस कीपिंग फोर्स को डिप्लॉय करना है। ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, तो पैलेस्टीनियन टेरिटरी ऑक्युपाइड ये कौन सा बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं जो कि इजराइल ने इनके हिसाब से इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। इट एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ पैलेस्टीनियन यूनिटी अंडर द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बिल्कुल जरूरी है। पैलेस्तीन में अलग अलग टुकड़े हैं जो अलग अलग पावर चाहते हैं, एक सारा पैलेस्तीन इकट्ठा हो जाएगा तो पैलेस्तीन का लिबरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। डिक्लेरेशन रिजेक्टेड द 2 स्टेट सोल्यूशन, मतलब इजराइल एक अलग कंट्री बने, पैलेस्तीन एक अलग कंट्री बने, उस डिक्लेरेशन को इसने रिजेक्ट कर दिया। मनामा डिक्लेरेशन नहीं, ये बिल्कुल गलत है, पहले तीनों वाले सही हैं। वापस पढ़ते हैं। मनामा डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 33rd अरब लीग समिट हेल्ड इन बहरीन, ठीक है। द डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग फोर्स का काम क्या होता है? 2 ग्रुप लड़ रहे हैं और बीच में जाके पीस एस्टेब्लिश करना, ये भी सही है।
थर्ड भी सही है कि सारे पैलेस्टीनियन के लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक हो जाए। तो 1 to 3 वापस से सही है। फिफ्थ का आंसर फिर से क्या मिलेगा आपको, सी मिलेगा। ठीक है, फोर्थ क्यों इनकरेक्ट मिलेगा, क्योंकि द डिक्लेरेशन सपोर्ट्स टू स्टेट सोल्यूशन। इसराइल को तो अब मान ही लिया गया कि इसराइल है ही, है ना, पैलेस्टीन को एक अच्छा सा सुंदर सा कंट्री बनाया जाए। अब बात आती है कि अरब लीग में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं। देखो, अरब सुन के आपको सऊदी अरब ध्यान आता होगा, ठीक है। सऊदी अरब के अलावा आपको लगता होगा चलो यूएई भी पार्ट है, कुछ लोगों को लगता होगा चलो इधर की सारी कंट्रीज पार्ट है ना, तो ये तो है ही अरब के पार्ट। बट इसके अलावा जब हम अफ्रीका में आते हैं तो ये भी अरब की पार्ट होती है। इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, मॉरिटानिया, सूडान, ये सब अरब लीग की पार्ट होती हैं। ठीक है, तो अरब लीग की कंट्रीज आपको बिल्कुल से पता ही रहना चाहिए, नहीं पता रहने का सवाल ही नहीं है। डायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अरब लीग में ऑब्जर्वर नेशन भी है, ऑब्जर्वर नेशन में इंडिया भी आता है। हम दूर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये लोग कौन सा काम कर रहे होते हैं। जो ग्रीन देख रहे हो, सोमालिया भी अरब लीग का मेंबर होता है। यहाँ से यमन से निकल के ऐसे करके सोमालिया हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। सोमालिया के अलावा एक छोटा सा कंट्री यहाँ पे है ना, जिसका नाम है जिबौती। जिबौती भी अरब लीग का पार्ट होता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, जय हिंद।